अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ आपका मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग थैंक यू डार साहब, थैंक यू। डार्लिंग, आज दोपहर को मैंने तुझे कॉल की थी, तूने टेलीफोन ही नहीं उठाया। दोपहर को? अच्छा, मैं जरा गया था जहेज खरीदने। जहेज किसके लिए? किसके लिए मतलब? अपने लिए बाबे। और बेवकूफ, जहेज तो लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं होता। तुमने जहेज कब से बनाना शुरू कर दिया? पुरानी बातें याद है डार साहब आपको। आजकल लड़की वाले जहेज नहीं बनाते, लड़के वाले जहेज बनाते हैं। क्या कह रहे हो? बात समझ में नहीं आई। मैं अभी समझाता हूँ आपको। आप जानते हैं ना कि मेरी मंगनी हो चुकी है, मंगनी एंगेजमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर मंगनी को तो 50 साल हो गए हुए हैं। अल्लाह भला करे डार साहब, आपको पता है कि मैं चाहता हूँ जरा लंबी मंगनी होनी चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। नकाह में और मंगनी में मेरा मतलब काफ़ी गैप होना चाहिए ना। अब समझिए कि मैंने ब्याह की हामी भर ली है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अब लड़की वालों ने कहा है कि लड़के के पास एक स्कूटर होना चाहिए और मकान अपना होए, और बाकी लिस्ट में बता दूंगा आपको क्या क्या मांगा है उन्होंने। अच्छा, तो यार तेरे पास तो साइकिल तक नहीं है। अल्लाह का फजल है, साइकिल नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं। और घर का तो आपको पता ही है कि घर में ले नहीं सकता, टाइम ही ऐसा है। बस ये है कि किराए के घर में रहता हूँ। मालिक मकान हर महीने आता है, कहता है कि यार किराया बढ़ाओ। मैं कहता हूँ तुम ही मकान बढ़ाओ। ना वो कुछ बढ़ाता है ना मैं कुछ बढ़ाता हूँ। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैंने सुना है कि आजकल लड़के वालों से ज्यादा लड़की वालों की डिमांड ज्यादा हो गई हैं। ओ जी बाबे, लड़के तो कब से नेक हो चुके हैं। अब तो मेरा मतलब है जहेज मांगने की नौबत ही नहीं आती। यार वाकई ये बड़ी ज्यादती है कि लड़के वाला लड़की भी दे और साथ जहेज भी। मैंने तो अपनी सास को कह दिया था कि देखो अम्मा जी, मैं आपको 2 सदमे इकट्ठे नहीं दे सकता। आप इस तरह करें, पहले जहेज मुझे दे दे, दुल्हन अल्लाह करेगा खुद ही आ जाएगी। खाली जहेज का क्या करना था तूने? ओ डार साहब, आपने मेरा ख्याल है ये बात सुनी नहीं कभी। सियाने कहते हैं कि जहेज जिस घर में होगा दुल्हन खुद ब खुद ही आ जाएगी। अच्छा, तो बेरी वाली मिसाल दे रहे हो कि जिस घर में बेरी हो वहां पत्थर जरूर आते हैं। ओए, ये भी अपना जहेज और दुल्हन वाली मिसाल है। चलो तुम्हारी बात मान जाते हैं, मगर ये बताओ कि वाकई लड़की वालों से जहेज नहीं मांगा जाता आजकल? मांगा जाता है, मगर डार साहब मुख्तलिफ तरीके हैं। अब तरीका वारदात अब बदलता जा रहा है। वो कैसे? असल में डार साहब, लड़के वाले आम तौर पर आजकल ऊंचे घराने की लड़की को पसंद करते हैं। और देखे ना, जो ऊंचे घर की लड़की होगी, लाजमी बात है वो ढेर सारी चीजें साथ ले ही आएगी ना, चाहे जहेज उसको कहे या चाहे मेरा मतलब जरूरियात जिंदगी कहे। वाकई यार, बात तो वहीं आ गई। सिर्फ यही नहीं बुजुर्गों, लड़की वाले भी जो है ना, वो ऐसा लड़का तलाश करते हैं जो साहिब रोजगार हो, उसकी प्रॉपर्टी हो और मेरा मतलब 4 पैसे कमाता हो, और उनको अंदाजा हो कि ये बाल बच्चा पाल लेगा और हमारी बेटी को सुखी रख सकेगा। तो मेरा मतलब सब चीजें उसके पास होंगी तो वो हाँ करेंगे, क्योंकि वो भी एक पला पलाया दामाद चाहते हैं ना। यार जो लोग ये करते हैं ना, गलत करते हैं। जिस तरह लड़की को माली हालात और शक्लो सूरत की वजह से रद्द कर दिया जाता था, अब ये सारी शराइत लड़के के लिए हो गई हैं। बाबा, आपने तो अक्सर देखा होगा कि जब किसी अमीर और पढ़े लिखे लड़के की किसी अनपढ़ और माड़ी लड़की के साथ, यानी जिनके माली हालात ज़रा कमज़ोर हों, उससे शादी होती होगी, तो पता है लोग क्या कहते हैं लड़की के बारे में? हाँ, पढ़ा लिखा लड़का और अनपढ़ लड़की, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि लड़की के नसीब जाग गए हैं। इसी बात को ज़रा उल्ट सोचें कि अगर मेरा मतलब है भाई लड़की पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो और माली तौर पे मेरा मतलब बड़ी मजबूत हो, और लड़का अनपढ़ हो और ज़रा सा कमज़ोर हो माली तौर पे, तो लोग क्या कहेंगे? लड़का अनपढ़ हो तो फिर तो सब कहेंगे कि लड़की के नसीब ही ऐसे थे। चले, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मगर आप एक बात मुझे बताएं कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, डिग्री होल्डर हैं, ये दोनों के लिए एक ही फिक्रा क्यों नहीं इस्तेमाल होता? डार्लिंग, सोसाइटी की जो मुनाफकत है ना, इसे तुम बेहतर जानते हो। और डार साहब छोड़ें, आप मेरा मुंह ना खुलाए। लोग जो है ना, अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों में शादी करना कोई बेहतर नहीं समझते। गरीब लोग ये चाहते हैं कि अमीरों में हमारी शादी हो, बच्चे बच्ची की,
और अमीर लोग जो होते हैं वो कहते हैं भाई कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो और उसमें मेरा मतलब है शादी हो तो और बेहतर हालात हो सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो अपने जैसे लोगों में शादी की जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। ओ बाबे, मैंने तो ये देखा है कि हर माँ ये सोचती है कि मेरी जो बहू हो वो सबसे खूबसूरत हो और एक चांद का टुकड़ा मैं लाऊं अपने बेटे के लिए। अगर मेरा मकसद है कि किसी अमीर घराने की बहू आ जाए उस घर में तो लोग उस माई को लालची औरत कहेंगे ना। तो इसी तरह की सोच अगर किसी गरीब बच्चे की माँ की हो तो लोग तो उससे बात ही नहीं करेंगे, पसंद ही नहीं करते। चलो यार, तुमने तो बात कर दी है ना। मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, मैं इतनी बातें करना चाहता हूं कि आप थक जाएंगे, बातें सुन सुनकर मेरी बातें खत्म नहीं होगी। मैं जहेज के खिलाफ बोलना चाहता हूं। मेरी सिर्फ इल्तिजा है बच्चों के वालिदैन से कि हम पल्ला रिश्ते ढूंढो। मेरा मकसद है अगर बच्ची 10वीं जमात पास है तो बच्चा भी उसी के बराबर का कोई ढूंढ के तो शादी कर दो। ना बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए बच्ची के मुकाबले में और ना बच्ची इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए बच्चे के मुकाबले में। बराबर के होना पढ़ाई में तो माली हालात तो अल्लाह आपको पता है बड़ी बरकत डालते हैं। पैसे देने वाला, रिज्क बढ़ाने वाला तो मेरा अल्लाह है ना। हाँ, किसी हद तक मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। देखो ना, जहाँ तालीम का फ़र्क आ जाएगा वहाँ अंडरस्टैंडिंग भी ज़रा फ़र्क में होती है। बात को समझना समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ज़िंदगी अजाब हो जाती है। बाबे, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे लड़का और लड़की जो शादी करते हैं सुखी रहें। दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह मेरा अल्लाह अल्लाह मेरा ऐ अल्लाह लड़की और लड़के के वालिदैन अपने बराबर में रिश्ते करें। मेरे मौला, जिस बच्ची के वालिदैन से जो लड़के वाले जहेज मांगे उनके यूपीएस जितने भी हैं उनकी बैटरियां डाउन कर दे। जो भी जहेज के लालच में रिश्ता जोड़ना चाहे उसको निशान इबरत बना दे। मेरे आका, जिन लोगों ने तेरी मखलूक की जिंदगी अजाब बनाई हुई है उनको सीधे रास्ते पे लगा। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बाबियो, जरा टाइम पीस देखें, टाइम नहीं हो गया? किस चीज़ का भाई, तुम्हारे जाने का? नहीं बाबियो, जुगनी का। ओए अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी वही कहने लगा था। चलो सुनाओ जुगनी। जरा मैं डांसने वाले बुला लूं। आओ भाई।
लीजिए ख़वातीनो हज़रात, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए देखते हैं कि आज डार्लिंग अपने नए गेस्ट के साथ क्या बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं वो इस कदर उम्दा गाते हैं, तो आइए बात करते हैं। इस मुल्क की बड़ी मकबूल आर्टिस्ट हैं तहसीन सकीना। सकीना जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो में आना पसंद किया। ये फरमाइए कि ये आप जो सूफ़ी गाते हो, ये कहाँ से सीखा आपने सूफ़ी गाना? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी ज़ियारत करने का शरफ़ बख्शा आपने। बहुत देर से ख्वाहिश थी, क्योंकि जब मैं आई थी इस फील्ड में तो मैं सबसे पहले आपके पास आई थी, और आपकी दुआएं, आपका प्यार, वही मैं समझती हूँ कि वो बरकत है मेरे लिए कि आज मालिक ने, ये मौला ने करम किया है मेरे ऊपर। तो बाकी ये है कि जब मैं इस फील्ड में आई तो आपको पता है फील्ड में आना ज़रा औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोगों का या फैमिलीज़ का वो इशू होते हैं। तो इसलिए मैंने चूज़ ही वो कलाम किया कि जिसका कोई भी किसी को इशू ना हो। इसीलिए मैं फिर आरफाना कलाम में आई, क्योंकि ये ऐसा कलाम है जो रूह को सुकून देता है, जो कल्ब को सुकून देता है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कोई बंदा फ़ील कर सके। ये जो हमारे आरफाना कलाम हैं जो हम पढ़ते हैं, कलाम बुल्ले शाह, कलाम वारिस शाह, ये आने वाले वक़्त की बातें हैं और इतनी खूबसूरत बातें हैं कि जब इनको इंसान सोचता है तो इंसान का अंदर जो है वो थोड़ा सा सुकून में महसूस करता है। तो इसीलिए जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने यही सोचा कि मुझे आरफाना कलाम पढ़ना चाहिए। मगर जब आप पहली दफ़े यानी आपने ये सोचा कि मुझे गाना है, जी जी, तो पहले तो आपने नहीं सोचा होगा कि मुझे आरफाना कलाम गाना है? जी नहीं, मैं जब मेरे घर का माहौल भी ऐसा ही था। अच्छा। शुरू से मेरी परवरिश भी ऐसे घर में हुई जहाँ पे कसीदा, मरसिया, आरफाना कलाम को बहुत पसंद किया जाता था। उधर से मतलब मेरी शुरू से सोबत ही इन लोगों में रही है कि मुझे आरफाना कलाम की तरफ जाना था। तो आपने सीखा कहाँ से ये? जो मेरे उस्ताद थे, मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। सफ्तर गौरी साहब, गुजरावाला से। गुजरावाला के साथ एक कस्बा है जी, किला दीदार सिंह, तो मैं उधर से हूँ और मेरे वालिद साहब से मैंने सीखा। लेकिन जब मैं फील्ड में आई तो फिर मैंने शागिर्दी जो है वो आबदा परवीन जी की। अच्छा, माशाल्लाह। ये गुजरावाला वैसे ही बड़ा ज़रखेज़ है, यानी हर किस्म का फ़नकार वहाँ पैदा हुआ और वहाँ से यानी आया भी और बड़े शहर में आ गए। अब तो गुजरावाला ख़ुद भी बड़ा शहर हो गया। जी बेशक। तो यानी गाने के लिए आपको यानी रियाज भी करना पड़ता है? जी, हर चीज़ की रियाजत ज़रूरी है। हाँ हाँ। तो ये गाना तो वैसे ही है, गाना कि इसको गाना ये इतना मुश्किल काम है। तो ये रियाजत के बगैर तो आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए रियाजत तो बहुत ज़रूरी है। मतलब बड़े ख़ास साहब जो हैं वो अभी तक रियाजत करते हैं। सब लोगों के लिए ये रियाजत में समझती हूँ, कोई भी कोई काम करता है तो उसको रियाजत करनी चाहिए अपने काम में। तो कितनी देर आप रियाज करते हो? मेरी रियाजत जी ये होती है कि मैं जब उठ जाऊँ तो फिर मैं 1 घंटा या 2 घंटे ज़रूर रियाजत करती हूँ। तो आबदा जी को आप कब कब मिलते हो? आबदा जी को असल में तो वो भी ज़रा ज़्यादा बिज़ी होती हैं। हाँ। और उनकी तबीयत का भी इशू होता है। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद जाऊँ, मेरा कोई टूर हो या वो लाहौर आ जाएं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लाजमी उनको सलाम करूँ। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि यानी आप सिर्फ सूफ़ी गाते हो अभी तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये जो 7-8 साल से आपने ये शुरू किया जो, ऐसे तो सिर्फ सूफ़ी गाना? जी बिल्कुल, यही इतना लंबा काम है कि इसका ही बंदा एक हिस्सा नहीं बयान कर सकता। हाँ नहीं, वो तो सही है। ये आरफाना कलाम जिन जिन आरफों ने लिखा, उन आरफों की वजह से ही हर कान तक ये पहुँचा है। बेशक ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने कोई गज़लें और कोई गीत और कोई टप्पे और कोई यानी ऐसी जो आम सोसाइटी में गिने जाते हैं यानी गाने, वो उन आरफों ने नहीं लिखा। ऐसे है। तो ये कितना एक फ़र्क है सूफ़ी गाने में और ये आम जो गाने होते हैं? मैं ये समझती हूँ कि कोई अगर गाना है या आरफाना कलाम है, उस आपके ज़हन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सुन कैसे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप कोई टप्पा भी सुन रहे हैं, कोई गाना भी सुन रहे हैं, तो उसको उस अंदाज से अगर सुन रहे हैं कि अपने मौला की तरफ उसका रुजू है,
तो मैं ये समझती हूँ कि वो टप्पा भी और वो गाना भी पाक है जो आप अपने साईं की याद में सुन रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये है आपके कहने का कि आपने कभी ऐसा गाना नहीं गाया होगा, या कभी गाया है चन्नमाई आ तेरा राह पे तक नहीं है? नहीं, वो जिन्होंने या, गाया है। या वो तो सही है जिन्होंने गाया, मगर आप क्या इस तरफ नहीं आते हो इस तरह नहीं, के? सुनने के लिहाज से अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो मैं उसको सुनती हूँ। हाँ, मतलब जो चीज़ कानों को सुकून दे रही है, जो दिल को सुकून दे रही है, वो मैं ज़रूर सुनती हूँ। अच्छा, तो यानी कोई फ़र्क है ना इसमें सूफी गाने में और ये जो जी मैंने फिल्मी गाने, जी आपसे अर्ज की कि कोई भी गाना है, अच्छा, अगर वो रूह आपकी अपने साईं के साथ आपको उसकी याद में आप सुन रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि वो गाना, वो टप्पा, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मौला के आरजू है वो जो आप सुन रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे हम कभी भी ये नहीं सुन सकेंगे बुए बारियां नाले कंधा टप के, यानी ये हम नहीं सुन सकेंगे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात है कि कुछ चीज़ें आपकी आवाज़, आपकी थ्रो जो है, हाँ, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। हर बंदे का टोन, हर बंदे का आवाज या स्ट्रक्चर अपना है। ज़ेन, जी, वो भी आप कह सकते आपका ज़ेन उस तरफ नहीं जाता। जी। ये जैसे हमारी यानी जितनी भी सिंगर्स हैं, एक सिंगर हमारे साथ इधर थी, उसने भी आया अपना बड़ा बड़ा अच्छा गाया, सब गाने वाली जितने भी बिल्कुल सिंगर्स जी, हैं। सब लोग उनको पसंद करते हैं। आप देख लें बूहे बारियां जो आपने अर्ज किया अभी, तो वो सारे लोगों को बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है। हाँ। लेकिन हम उसको गा नहीं सकते। क्यों भाई, कोई मना करता है क्या? राणा साहब मना करते हैं जो आपके मियाँ हैं, वो तो राणे हैं, उन्होंने क्या कहना है आपको? अगर ये इजाजत दे दी है उन्होंने कि आप गा सकते हो, आपके घर में है, आपके वालिद ने आपको सिखाया, आपकी यानी सारी फैमिली जो है आपको पसंद करती है कि आप गाते हो। नहीं, राणा साहब की अगर आप बात करें तो राणा साहब तो कहते हैं कि हर चीज़ में जगह लो, हर चीज़ में जगह। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सूद गानी चाहिए, लेकिन राणा साहब की ये कोशिश होती है कि ये छोटी सी जगह तो ले ले है। यानी हर गाने में जो जगह आप लेते हो वो अपने मियाँ के कहने पे लेते हो। तो कोई किला दीदार सिंह में जगह ली आपने कोई घर के लिए? नहीं, अभी लाहौर में ली है, किला में भी लेंगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप सूफी गाने से हटना नहीं चाह रहे, आपका ज़हन नहीं मानता। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा काम है जी, इसको आप अदा ही नहीं कर सकते ना। मैं ये समझती हूँ कि यही काम इतना बड़ा है कि इससे आप बाहर ही नहीं निकल सकते। तो गज़ल तो गा सकते हो ना आप? जी, गज़ल गा सकते हैं। गज़ल गा सकते हो? जी बिल्कुल। तो नाजरीन को कोई गज़ल सुना, क्योंकि इस वक्त तो साजिंदे नहीं है आपके साथ, मैं पता नहीं किस इम्तहान में डालने लगा हूँ आपको, मगर यह है कि कोई अपना जी जरूर, बगैर अपने साजिंदों के। जी जी। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरतो गम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ, हमें दिले बेताब नेहा याब दिले बेताब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों
रेडियो पे गाते हो कभी? जी रेडियो में मैंने कम काम किया है। अच्छा, जी जी। तो इसके इधर टेलीविजन पे तो आते हो आप? जी जी टेलीविजन पे, जी पीटीवी पे। पीटीवी जो है यहाँ पे कोई ऐसा फनकार होगा जिसने इससे शुरू ना किया हो। बेशक ऐसे ही है जी, ऐसे तो ही जो अल्लाह का फजल है, जो इधर आ जाता है वो फिर पूरी दुनिया में जाना जाता है। है, ऐसे ही है जी, उसकी ऐसे वजह ये है कि हमारा पीटीवी का जो नेटवर्क है ये बहुत ढेर सारा। बेशक बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत आगे चला गया है, लेकिन जो कस्बे के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो अभी तक पीटीवी बहुत शौक से हाँ, और सब लोग देखते हैं। उसकी वजह ये है कि ये क्योंकि शुरुआत बेशक जी, इससे ही हुई। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी बुनियाद जो है वो जी हाँ, पीटीवी है। ऐसे ही। ये कल तो नहीं शुरू हुआ, ये तो माशाल्लाह 64 में शुरू हुआ था। तो बाहर के मुल्क में भी आप गए हो कहीं? जी जी। अच्छा, मेरे टूर हुए हैं। हाँ हाँ। मैं सबसे पहले गई थी नॉर्वे, और उसके बाद मैं लंदन गई। अच्छा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। इसके बाद मेरा अमेरिका और कनाडा का। तो अकेले जाते हो या ग्रुप में जाते हो आप? जी या मेरा ग्रुप होता है पूरे टीम के साथ ही। आपकी टीम अपनी म्यूजिशियंस आपके अपने जी होते हैं जी, जो साजिंदे? पहले दिन से थे वो अभी तक मेरे साथ अच्छा। वही काम कर रहे हैं। और मैं जब भी जाती हूँ कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम के अलावा ना जाऊँ, और टीम के साथ ही जाते हैं। बाकी राना साहब होते हैं, टीम होती है। ज़रा ये बताइए कि जब आप बाहर जाते हो तो बाहर के गाने यानी सुनने वालों में और यहाँ की जो ऑडियंस है जो गाना सुनती है, जो आपको सुनती है, कुछ फ़र्क महसूस किया आपने? जब लोग हमें बुलाते हैं तो उनको हमारे जॉनर का तो पहले ही पता होता है। हाँ। लोगों ने देख के बुलाया होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में और उनमें ये फ़र्क है कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कलाम से। कुछ लोग पूरे सालों साल वेट करते रहते हैं हमारा, तो वहाँ से भी बहुत प्यार मिलता है। ऐसे ही होता है जैसे अपने मुल्क में गा रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया कि वो इतना पसंद करते हैं और इतनी दूर से हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हमें बुलाते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा सुना जाता है, तो बहुत मज़ा आता वहाँ है। सुनने वाले कोई अजीब फरमाइश नहीं करते आपसे कि वो सुनाओ मैनू नहर वाले पुल ते बुला के? कोई इस तरह का तो सुनवैया होगा वहाँ पे? जी ऐसे नहीं होता। कहते होंगे लोग? जी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन लोगों को हमारे जॉनरे का पता है कि अच्छा। ये सूफ़ी ही गाती हैं, तो फिर ऐसे ही ज़्यादा होता है कि हमारे टाइप की हमें फरमाइशें आती हैं। ज़्यादा नुसरत साहब का फरमाइश आ गई, आबदा जी की आ गई, ऐसे ही आरफाना कलाम जो हैं उनकी फरमाइशें ज़्यादा आती हैं हमें। हाँ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे नुसरत के। आमीन। नुसरत भी यानी हमारे यहाँ से ही गए, सारी ज़िंदगी तबला सीखा उन्होंने और अपने वालिद के चेलम पे उन्होंने पहली दफ़े गाया और फिर रेडियो पे गाया और फिर ऐसा गाया कि यानी 8 साल तक यानी अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी नुसरत को कि आज पूरी दुनिया उसको गाती है। बेशक। और आबदा जी भी, मेरा मतलब है, ऐसी हस्ती हैं आबदा, अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरे तो बच्चों जैसी हैं वो, मगर यह है कि वो भी पूरी दुनिया के लिए अकेली हैं। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह करे आपको भी अल्लाह और ज़्यादा इज्जत दे और ज़्यादा कामयाबियाँ दे। तो कोई साजिंदों के साथ जो आपने गाया वो तो सुनाए। साजिंदे तो मैंने यानी यहाँ नहीं बुलाए, मगर होंगे तो सही आपके साथ। जी ज़रूर ज़रूर। बहुत अच्छा कलाम मेरा अभी अपलोड हुआ है, हाँ। तो वो इंशाल्लाह पेश करते हैं।
तो आइए चलते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग, आज याद माजी में क्या लेके आए हो? लो बाबियो, मैं सुनाता हूं आपको। जो छठा पीटीवी अवार्ड हुआ था ना, उसके बाद 7वां पीटीवी अवार्ड हुआ था बलूचिस्तान में, कोयटे में। वहां हम गए थे अवार्ड पे। मैंने और जमील बिस्मिल ने एक बजट पे, यानी बस क्या बताऊं आपको, बजट पे एक आइटम किया था हमने। वो अगर टुकड़ा मिल जाए तो वो मैं आपको दिखाता हूं। पिछले साल का देश बजट सुनाऊंगा देश राग में। पेशे खिदमत है देश राग में देश बजट। गया बेटा क्या रहा है? अब्बा, अब्बा मेरे गले में दर्द है। गले में दर्द है? हाँ। अब दिखा कहीं गले में फोड़ा ना हो। नहीं अब्बा, ये गाना बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, ये वाहद फन ऐसा है कि हुकूमत ने बुरा गाने पे कोई आज तलक सजा दी नहीं। अगर इस फन की कोई सजाएं दरियाफ्त हो जाए ना, या कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास हो जाए, तो ईमान से मुल्क में 5-7 ही आदमी बचे जो सही गाते हैं। अच्छा, मैंने कहा जब कोई कैदी नहीं है तो गाना शुरू कर दो। गाया ये गा रहा है या गरारे कर रहा है? हाँ। ये बता, तू इतना अच्छा गाता है, हाँ। टेलीविजन पे क्यों नहीं गाता? अब्बा टेलीविजन पे हर आदमी नहीं जा सकता। क्यों? वही जाता है जो वाइपर चलाता है। वाइपर तो बारिश में चलता है। अब्बा ये बिल्डिंग ऐसी है, बारिश हो ना हो ये चलता है। तो ऐसा करे कि नकली हाथ लगवा ले, चलता ही रहे। उसकी वजह और भी है ना अब्बा। क्या? मैं जरा सुरीला हूँ। अच्छा। अगर मैं बेसुरा होता ना, फिर तू देखता हर प्रोग्राम वाला मेरे पीछे आता, राग रंग वाला मेरे पीछे आता, महफिल शब्द, निखार, रंग दरंग और नंग दड़ंग और बिखरे मोटी। बिखरे मोटी? हाँ बिखरे मोटी। बिखरे मोती? अब्बा आपको बिखरे मोती और मोटी में अभी तक फर्क नजर ही नहीं आया। क्या कह रहा है तू? और फिर मैं आता उसमें हफ्ता रफ्ता रफ्ता रफ्ता, वो मेरे हफ्ते का सामा ले गए। वो कैसा ईमान से मौसीकी का प्रोग्राम है। हफ्ता मौसीकी का प्रोग्राम नहीं है? वही तो एक मौसीकी का प्रोग्राम है जिसमें वक्त का राग अलापा जाता है। मसलन कैसे? अगर इजाजत दे तो मैं जरा अपना एक गाना सुनाऊं अब्बा। हाँ हाँ सुना। अख्तरी भाई फैजाबाद वाली है ना, हाँ। उनके मशहूर दादरा है ना वो तेरे जमाने का। हाँ। छा गई काली घटा, जिया मोरा लहराए है। सुना। आ गया कैसा बजट, अच्छा, ये जिया मोरा घबराए है। आ गया कैसा बजट, ऊंची गाड़ी छिन गई है? ऊंची गाड़ी छिन गई, बैठना नीची में है। ऊंची गाड़ी छिन गई, हेरे बैठना नीची में है। 2000 सीसी का बंदा और 2000 सीसी का बंदा। अब्बा इनसे पूछो ये 2000 पे दाद है या 2000 सीसी का बंदा 800 सीसी में है। चाय है काली गटाई है। अच्छा, अब्बा ये 800 सीसी वाली बजट जो है ना, वो अपना गाड़ी, उसमें क्या दिक्कत होती है? क्या? इसमें दस्तों बाही हिलते है ना, लेटा जाए है। आ गया कैसा बजट, गोश्त बकरी का बजट में सारे घर को खा गया है। और गोश्त बकरी का, गोश्त बकरी का बजट में सारे घर को खा गया। एक सिरी 2 पाए लेकर क्यों पसीना आ गया।
ये मुर्गी अपने दाम सुनकर खुद ही शर्माए है। आ गया कैसा बजट, भेजिया मोरा घबराए है। आ गया कैसा। अब दोनों गाय तो 20-30 रुपए रोज के कारीगर हो सकते हैं। बेटा मैं मुतासिर हो रहा हूँ क्या? आ गया कैसा बजट, भेजिया मोरा घबरा। तो आइए अब कसौटी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आज की कसौटी है ये। डार्लिंग, आज की कसौटी उस चीज पे है जिसके बगैर किसी की कोई हैसियत नहीं। ठहर जाए डॉक्टर साहब, आ गया, बिल्कुल दिमाग में आ गया कि यानी इस चीज के बगैर किसी की कोई हैसियत नहीं। घर के बारे में पूछा आपने, अपना घर? नहीं, गलत। ये एक ऐसी चीज है जिससे हर शख्स की पहचान होती है। अच्छा, यानी पहचान के लिए जरूरी है चेहरा या हुलिया? क्या मतलब? ये क्या बात हुई? ओ बाबे, चेहरे से ही बंदा पहचाना जाता है ना। और ये तो मुंह देखते ही आदमी कहता है ये मुंह और चने की दाल। और भाई, दाल बदल ले, मसूर की दाल होती है। ओ एक ही बात है, मैंने जरा टेस्ट चेंज किया है डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है तुम पहुंच नहीं पाओगे। मैं जरा इसे और आसान करता हूं। जिस चीज का मैंने पूछा है ये एक कार्ड है। ठीक है, कार्ड है तो फिर आपने राशन कार्ड का पूछा है जिसके मुताबिक चीनी और आटा मिलता था। भाई, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब राशन कार्ड नहीं चलता। जिस कार्ड के बारे में मैंने पूछा है वो अगर किसी के पास ना हो तो बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। यानी मुश्किल से निकलने वाला कार्ड। डॉक्टर साहब, प्रेस कार्ड, जो मेरा मतलब है प्रेस नहीं करते कि मेरे पास कार्ड है। नहीं भाई, ये प्रेस कार्ड नहीं है, ये पहचान का सबसे बड़ा जरिया है। पहचान का जरिया? ओ अच्छा, विजिटिंग कार्ड। वही बाबे हो जो मेरा मतलब है बड़ा आदमी जो है बटुए से निकाल के आप जैसे गरीबों को देते हैं। कहीं एमडी लिखा होता है, कहीं चेयरमैन लिखा होता है, कहीं मेरा मतलब है मेंबर लिखा होता है। विजिटिंग कार्ड? नहीं यार, ये वो भी नहीं है। तुम कितने घामड़ हो। यानी मैंने कहा कि आप जैसे गरीब लोग, तो आपने मुझे गामड़ बना दिया। नहीं यार, कसौटी ना बूझने की वजह से घामड़ कह रहा हूं। देखिए डॉक्टर साहब, सारे कार्ड मैं बता चुका हूं। अब मेरा मतलब है, चले एक थोड़ी सी गुंजाइश दे दें। ये कार्ड जिसको मिलता है या जिसके पास हो वो खुश होता है या दुखी हो जाता है? डार्लिंग, वो बड़ा खुश होता है। अच्छा अच्छा, खुशी वाला कार्ड। हाँ, शादी वाला कार्ड। जैसे मेरा मतलब है जो देखता है वो खुश हो जाता है। जैसे आजकल में मेरी शादी होने वाली है और कार्ड देखेंगे लोग तो खुश तो होंगे ना। ऊपर लिखूंगा मैं, हेलो अयाल, आपने तशरीफ लाना है और बिस्तरे साथ लेके आए। इस तरह करके तो मेरा मतलब गुंजाइश रखूंगा। जिस कार्ड का मैंने पूछा है तुम कसौटी बूझ ही नहीं सकते। लो सुनो। ठहर जाए, एक मिनट बाबियो, अभी कसौटी खत्म ना करें। मुझे सिर्फ एक दो चीजें बता दें। जिस कार्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं उसके कोई फायदे भी हैं? कोई एक फायदा? सारे फायदे ही फायदे हैं। अगर ना हो तो नुकसान। ओ बिल्कुल, यानी फायदे वाला कार्ड आप पूछ रहे हैं। ये तो बड़ा आसान काम है, समझिए कि मेरा मतलब है मैंने बूझ लिया। क्रेडिट कार्ड का पूछा ना आपने, जिस कार्ड को मेरा मतलब मशीन में डालें तो पैसे आ जाते हैं, फायदे ही फायदे हैं। नहीं डार्लिंग, हार गए हो तुम। ठहर जाए बाबियो, ये बता दें कि ये कार्ड जो है ये हर वक्त अपने पास होना चाहिए? हाँ, इसका पास रहना बहुत जरूरी है। हाँ बस ठीक है, मैं पहुंच गया। आपने एटीएम कार्ड का पूछा है, मशीन में डालो पैसे वापस। मेरे पास भी है, मगर मैं जब एटीएम में डालता हूं अंदर से पैसे नहीं निकलते, धुआं निकलता है। अंदर कुछ होगा तो निकलेगा ना। ये भी नहीं, बिल्कुल गलत। ओ बाबियो, सारे कार्ड तो मैं बता चुका हूं, अब सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही रह गया। ओ, आपने शनाख्ती कार्ड का तो नहीं पूछा? हाँ, तुक्का लग गया। तुम ठीक कह रहे हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इधर ध्यान ही नहीं गया। असल में मेरी शनाख्त कोई नहीं है ना, मुझे कैसे मेरा मतलब है पता चलेगा कि मेरे पास कार्ड है कि नहीं है, मगर है मेरे पास। तो आइए देखते हैं आज का ताजा पैरोडी सॉन्ग।